आप सबका जे एन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं और फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़ा वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहें और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। चलिए, ये रही तो बात। आगे हमने फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया था कि मैं वहां पे फर्स्ट 3 पहला 3 पार्ट में पढ़ा चुका था। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बना चुका था। थर्ड जो लास्ट था वो हमारा कोल था। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे? पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। पेट्रोलियम को जरा से देख लीजिए। पेट्रोलियम बनता है दरअसल कहां पे है? पेट्रोलियम जो बनता है ये समुद्र है। क्या है? माफ कीजिएगा, जरा हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये समुद्र है, ये सी है। समुद्र में समुद्र का जो बेड है ना, लेयर जैसे है ना, समुद्र का लेयर पे कुछ क्या होते हैं, वहां प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स हैं। कुछ एनिमल्स समुद्र के जो तह है यहाँ पे रहता है। जब ये डेड प्लांट्स क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है? ये प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाता है, दरअसल में होता क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लांट्स है, अगर हम जमीन के नीचे अगर हम दफना दे तो हमें कोयला मिल जाएगा। फिर एक एनिमल्स जैसे कि हाथी बड़ा सा ले लें, अगर हम जमीन के नीचे अगर हम दफना दें तो क्या वहां से पेट्रोलियम मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये पेट्रोलियम या कोयला हमें तब मिलता है हमें जब लार्ज क्वांटिटी में, अब पेड़ जब बहुत संख्या में, जब पेड़ बहुत सारी जमीन के नीचे चला जाता है तभी कोयला बनता है। उसी हिसाब से जब बहुत सारे एनिमल्स जब डेड हो जाता है, मिट्टी के मतलब चला जाता है, तभी हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है। बट पेट्रोलियम हमें दोनों चीजों से मिलता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का डेड रिमेन से मिलता है। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जब बहुत सारे है ना, बहुत सारे प्लांट्स ऑफ एनिमल्स क्या होते, जब नीचे दब जाता है, दबने के बाद जब उस डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर में बहुत सारे सैंड, रेत जो है वो सेडिमेंट्स या फिर सिल्ट है, क्ले है, इन सब जब उसके ऊपर चढ़ जाता है, डिपोजिट हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या लेयर 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 बनता जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या डेड एनिमल्स है और डेड प्लांट्स है। माफ कीजिएगा, जरा हमने ऐसे ही बना दिया है। तो इसके ऊपर में आप देखेंगे ये रॉक है, बिल्कुल है ना, सैंड है, सेडिमेंट्स है, रॉक है, क्ले है, इतने सारी चीजें क्या इसके ऊपर जमा 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 होते हैं, एक इतनी बड़ी लेयर बन जाती है। जब लेयर बनने के बाद ना ही तो ऑक्सीजन आने का कोई यहाँ पे ये है, नहीं अच्छा तो होता है, क्योंकि ऊपर पानी का कितना वजन है, इसमें बहुत ज्यादा वजन और प्रेशर भी रहता है, टेम्परेचर भी रहता है, जिनके वजह से ये जो डेड एनिमल्स और जो डेड प्लांट्स हैं ये किसमें कन्वर्ट होने लगता है? फिर पेट्रोलियम में लगता है। पेट्रोलियम में क्या होता है, जो ऊपर वाला थोड़ा सा लेयर मैंने बनाया ना, दरअसल इसमें क्या गैस पाई जाती है और थोड़ा सा नीचे है ना, इसमें ऑयल पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा गैस और नीचे वाले पोर्शन ये है ना, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या गैस है, इधर ऑयल है। ऑयल और गैस मिलाकर के क्या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? कॉमन है। आई बस समझ में? इतना ही होता है। और नीचे हम लोग किसको देखते हैं? फिर यूजी को देखते हैं। यूजी मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर, है ना, अंडरग्राउंड वाटर होता है। दरअसल में क्या होता है, पेट्रोलियम जो है वो ऑयल और गैस से मिलकर बना हुआ है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपेयर में गैस और ऑयल क्या, तो लाइटर वेट होता है, हल्का होता है, जिनके वजह से ये पानी में क्या होता है, तैरते रहता है। आई बात समझ में? तो ये इसीलिए ये अंडरग्राउंड से जैसे क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर में होता है। ये नहीं समुद्र के बाद क्या होता है, समुद्र लगभग 1000 या करोड़ सालों में वो अपना पोजीशंस को बदलते रहता है। यही वजह है कि जो समुद्र में मरने वाले जानवर और प्लांट्स तो यहाँ पे समुद्र में मरते हैं, तो ये हमें पेट्रोलियम तो सिर्फ समुद्र में मिलना चाहिए। लेकिन जो पेट्रोलियम सिर्फ हमें समुद्र में नहीं मिलता, बल्कि समुद्र के बगल में वाले जो जमीन होते हैं, सूखा जमीन होता है, वहां पर भी पाया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि एक जो करोड़ या लाख सालों में समुद्र धीरे धीरे अपना जगह क्या कहते हैं, पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। अभी जैसे कि ये क्या था, समुद्र थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पानी सिर्फ एक जगह से, समुद्र क्या होता है, बॉडी ऑफ वाटर, वाटर ही रहता है। वाटर जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या जमीन अपनी जगह ही रहेगी? ये जो जमीन वाला जो पोर्शन है ना, यहां से यहां तक,
ये क्या अपनी ही जगह रहेगा, जिनके वजह से ये तो अपनी जगह रहेगा, सिर्फ पानी पोजीशन होता है, इसीलिए जब क्या सूखा हो जाता है। इसी हिसाब से अब क्या हो गया, जब पानी इसके जगह से हटके उधर चला जाता है तो यहाँ क्या सूखा बच जाएगा। ये सूखा क्या पत्थर वगैरह होंगे, रॉक्स वगैरह होंगे, तब फिर यही इसके जस्ट नीचे क्या पेट्रोलियम रहता है। सो पेट्रोलियम ये जमीन वाला पोर्शन था, ये मैंने समुद्र पानी वाला बता दिया। अब हम लोग कहाँ सूखे में बदलते हैं, जरा इसको देखिए। यहाँ क्या होता है, शिप वगैरह लेकर के जाते हैं, जब पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम है, तो वो एक पाइप को नीचे डालते हैं मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए यहां से, और इन्हीं पाइपों में से जितने भी पेट्रोलियम होता है वो सब के सब क्या होता है, निकाल लिया जाता है। इन्हीं पेट्रोलियम से ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल है ना, उस तरह का क्या है, तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से, जो भी पेट्रोलियम से जो भी प्रोडक्ट्स मिलता है, फिर हमें ये सब ऑब्टेन कर लेते हैं। अब सूखे वाले में आ जाइए, जब ये पत्थर वगैरह रहता है तो यहाँ पे पेट्रोल रहता है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट क्या था, गैस जो नहीं हल्का होती है, हल्की होती है एज कम्पेयर टू ऑयल के कंपेयर में, तो एक थोड़ा गैस थोड़ा सा ऊपर में रहती है और नीचे जो है ना वो ऑयल्स रहते हैं। और इन्हीं के नीचे जैसे क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर, जो कि आज के डेट में हम लोग क्या, आज क्या हमेशा से जो हम पानी ड्रिंकिंग वाटर होता है अंडरग्राउंड से, यहीं पे होता है। ये क्या होता है, ये हल्का होता है, जिसकी वजह से ये क्या पानी में तैरते रहता है, हालांकि और ये मिक्स नहीं होता, याद रखिएगा ये नेचर का है, ये ईश्वर ने, ये सारे ईश्वर जो ऊपर वाले हैं हमारे अल्लाह भगवान गॉड, वो इस हिसाब से इनका निर्माण किया हुआ है कि भाई ये क्या है, पेट्रोलियम वाटर कभी मिक्स नहीं होता। अगर वाटर और पेट्रोलियम अगर मिक्स हो जाता तो कोई काम का नहीं होता, नहीं तो हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन मिलता है, नहीं तो हमें साफ पीने का पानी मिलता है। आई बात समझ में, ये मिक्स नहीं होता है। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं, जैसे देख लिया है। अब हम लोग यहां से पेट्रोलियम से अब हम लोग शुरू करते हैं। पेट्रोलियम दरअसल में होता क्या है, दरअसल में पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना है। पेट्रोलियम ये अपने आप में एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर हम देख लें, पेट्रो के मतलब पेट्रा, यहाँ ओ है लेकिन यहाँ ए है, ये पेट्रो को क्या पेट्रा के नाम से आया है। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये हो गया कि रॉक से जो हमें ऑयल मिलता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। आई बात समझ में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रोलियम। कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे ये बोला, पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहला वर्ड है ये है पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, नाम से लेते हैं ओलियम, लाइक अ ओल, तेल। तो कुल मिलाकर के बाद यहाँ पे ये है कि रॉक प्लस ऑयल से मिलके क्या होता है पेट्रोलियम। तो मतलब कि ऐसा ऑयल जो कि कहा रॉक के अंदर, मतलब पत्थरों के नीचे जो पानी जो ऑयल्स पाया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रोलियम मिलते हैं। आई होप आपको ये जो वर्ड है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं असल में कि अब पेट्रोलियम क्या होता है। जैसे कि पहले मैंने वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका था कि आप किसी भी चीज को आप जब पढ़ें तो उसका नाम का मतलब जरूर जाने। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका नाम क्या है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो उसी तरह से मेरा जो नाम है, मेरा नाम है नासिर, तो मेरा मतलब होता है मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। तो उसी हिसाब से पेट्रोलियम का मतलब हमने समझ गया कि वो कहां से कौन सा वर्ड से मिलकर बना है। अब लोग में व्हाट इज पेट्रोलियम, अब हम लोग यहां से इसको देखते हैं। पेट्रोलियम इज अ नेचुरली occurring liquid found beneath of the earth's surface that can be refined into fuels। कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है एक नेचुरल occurring लिक्विड होता है ना, लिक्विड टाइप का होता है, जो कि ये कहा बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस का मतलब जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे स्पेशली हम जब बात करते हैं, दरअसल ये जो बनता है ये समुद्र के नीचे में पहले बनता है। जब समुद्र अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, लाखों साल हो जाते हैं, तब वो क्या होता है वहां से पत्थरे जम जाते हैं, तो फिर वो क्या अर्थ का सरफेस बन जाता है, उन्हीं के नीचे से रिफाइन किया जाता है, कैन बी रिफाइंड इनटू फ्यूल्स। हम लोग क्या करते हैं इनसे फ्यूल्स में रिफाइन कर लेते हैं इसको, जैसे कि पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और सीएनजी है, अलग अलग तरह के फ्यूल्स निकाल लेते हैं। अब आगे देखते हैं। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। जाहिर सी बात है पेट्रोलियम क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल के भी नाम से जाना जाता है। यस, आपने सही सुना, पेट्रोलियम को कौन सा
ब्लैक गोल्ड का भी नाम से जाना जाता है अब, या फिर क्रूड ऑयल का भी नाम से जाना जाता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, वो है द लेयर कंटेनिंग petroleum oil and gas is above the water because oil and gas are lighter than water and do not mix with it। कहा जाता है जो कि अब ऑयल और गैस का जो लेयर है वो का लेयर जो है वो बिल्कुल किसका, पानी के ऊपर का है, जैसे कि पहले मैंने आपको वहां पे मैंने बता दिया। और ये जो पेट्रोलियम है और साथ में जो गैसेस हैं वो क्या होता है, पानी के ऊपर में तैरता है, फ्लोटिंग करता है। इसका वजह है कि जो गैस है, पेट्रोलियम है, यह वेट में क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है एज कंपेयर टू वाटर के हिसाब से। तो मैंने यहां पे ये बोला जो कि पेट्रोलियम और गैस का जो लेयर कंटेनिंग है वो बिल्कुल पानी के क्या है, ऊपर में है। ऊपर में इसलिए है क्योंकि आप अगर देखो तो अगर घरों में या फिर पानी लो थोड़ा सा और उसमें से 2 या 3 बूंद कोई सा भी ऑयल डाल दो, सरसों का तेल, तो आप देखेंगे कि जो सरसों का तेल है वो पानी के ऊपर में क्या करेगा, तैरेगा, तैरता हुआ आपको नजर आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि ऑयल का जो वेट होता है वो हल्का होता है, आप इतना ही समझ लीजिए, एज कंपेयर टू वाटर के हिसाब से। तो उसका वेट क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। पानी का वेट भारी होता है, इसीलिए भारी वाला नीचे, हल्का वाला ऊपर में तैरता है। वो इसका रीजन क्या है, आपसे एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि क्यों ऑयल और पेट्रोलियम पानी के ऊपर में क्यों तैरता है, इसके पीछे का क्या रीजन। इसका पीछे का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। ऑयल और गैस क्या होता है, पानी से हल्का है, इसीलिए ये पानी के साथ मिक्स नहीं होता, इसीलिए पानी में तैरता है। अब आगे की तरफ देख लेते हैं। पेट्रोलियम एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। कौन कौन, पेट्रोल और डीजल जो है वो क्या करते हैं, हमें पेट्रोलियम से मिलता है। और साथ में इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम है ये बहुत तरह का, अलग अलग तरह का हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया कि पेट्रोलियम में हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब पहले मैं बता चुका हूं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए जो भी कंपाउंड है वो भी थोड़ा कहां, पेट्रोलियम के अंदर में पाया जाता है। जैसे कि नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस है, मीथेन है, तो क्या होता है ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। गैसोलीन ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, एस्फाल्ट ये भी है, और साथ में फ्यूल ऑयल्स ये लगभग क्या है, तो इसमें थोड़े से हाइड्रोकार्बन्स का अमाउंट भी पाया जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर के बात यहां पर ये है कि जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। पेट्रोलियम जो है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब किससे मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम एक हिसाब से और क्या है, वो एक तरह से हाइड्रोकार्बन भी होता है, उसमें पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड है जिसमें के हाइड्रोजन और कार्बन नामक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, ये है नोट। नोट क्या है, यहां से किस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं जरा वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, दरअसल हम लोग जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब थोड़ा इसको देखेंगे, लेकिन अभी भी अगर हम इसको देख लें तो कोई बुरा नहीं होगा। ओके, इसमें है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। ये पेंसिल्वेनिया एक अमेरिका में एक जगह है। 1859 में यहां से एक तेल का कुआं सबसे पहले, ऑयल वेल है ना, तेल का कुआं सबसे पहले दुनिया में खोदा गया था। यहां से इसलिए खोदा गया था ताकि वहां से क्या तेल निकाल सके। तेल मीन्स दैट कि वहां से पेट्रोलियम निकाल सके, जो कि केरोसिन में, डीजल में, पेट्रोल में, इन सब में क्या तब्दील किया जाए। सेकेंड पॉइंट में अब तो होगी पूरी दुनिया की बात। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इन इंडिया फर्स्ट ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकुम इन आसाम, है ना, आपका आसाम की राजधानी कहां है, दिसपुर। तो यही आसाम में, इस यहां डबल एस आ जाएगा, आसाम में सबसे पहले क्या था, खोदा गया था इंडिया में सबसे पहले। कब खोदा गया था, 1867 में खोदा गया था। तो इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया में सबसे पहले अगर तेल की जो खोज किया गया था वो कहां किया गया था, आसाम में किया गया था, 1867 में किया गया था। आप जानते हैं ये क्या अंग्रेजों का पीरियड था ना,
ये सारे के सारे क्या ब्रिटिशर्स थे जो कि ऑयल यहां से निकालने का प्रोसेस अंग्रेजों ने ही शुरुआत किया था। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम। आज के डेट में प्रेजेंट में अगर हम देखें आसाम, गुजरात और मुंबई हाई, तो मुंबई, आसाम और गुजरात ये तीन जगह है जहां पे मोस्टली क्या इंडिया में जो ऑयल्स है, पेट्रोल है, डीजल है, कुल मिलाकर के इंडिया में जो पेट्रोलियम है ना, इन्हीं तीनों जगहों से आज के डेट में हम लोग प्राप्त करते हैं। हालांकि इंडिया में जो ऑयल्स है, पेट्रोलियम बहुत कम मिलता है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं, हम बाहरों के देशों से हम लेते हैं। अब देख लीजिए, एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों के दोनों नदी कहां है, साउथ इंडिया में है, हमारे दक्षिण भारत में स्टैब्लिश्ड है। इन्हीं तीनों दोनों नदियों के बेसिन में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। अब हम लोग यहां से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसको समझिए। ये मैप दे देगा, मैप में दे देगा कि इंडिया का मैप बना होगा, अब उसमें टिक करना रहेगा कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में ऑयल पाया जाता है। आसाम, गुजरात, मुंबई, ये स्टेट्स में आ गया, तो आप इस तीनों में से जो जो जगह होगा आपको मैप में टिक कर देना है। और तीसरी बात, अगर नदी की बात आए तो आपको कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन में लगा देना है। अगर मैप दिया हुआ ना रहे तो भी आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा कि इंडिया में कौन कौन स्टेट्स में ऑयल मतलब पेट्रोलियम पाया जाता है। अगर उसके ऑप्शंस में चार रहेगा ही, अगर चारों में से आसाम, गुजरात या मुंबई रहेगा तो उनमें से एक रहेगा, तो आपको टिक लगा देना इन तीनों में से जो भी रहे। और नदी के बारे में पूछे तो आपको गोदावरी या फिर कृष्णा नदी के बेसिन में भी रहेगा, तो आपको ऑप्शन में तो एमसीक्यू टाइप के जो पूछता है उसमें अगर आपको टिक लगा देना है। यही दो नदी है जिसके किनारे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि भाई हमने तो पेट्रोलियम को तो अच्छे से समझ लिया, ये होता क्या। अब इसका प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं ले लू गेहूं, है ना, गेहूं से, व्हीट से हमें क्या मिलता है, रोटी भी बनाती है हमारे में, है ना, हमारे घरों में बनते हैं रोटियां, ब्रेड भी बना जाता है, और ये बिस्किट्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और साथ में घर में तो पूरियां भी बनती है। तो एक आटे से, या फिर हम लोग ले ले आटा ही, गेहूं से आटा बनता है, उस आटे से हम कई सारी चीजों को जो मिलता है ना, ओवरऑल क्या ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं किसके, आटा का ही होगा, गेहूं का ही होगा। जैसे ब्रेड है, रोटियां है और पूरी है, अलग अलग तरह के घरों में डिशेस बनते हैं, ये सबके सब किसके, गेहूं या फिर आटे के प्रोडक्ट्स हैं। उसी हिसाब से पेट्रोलियम के भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे जिंदगी में भरपूर उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाता है, देखिए ए रहा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, केरोसिन, पैराफिन वैक्स जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं ना, तो ये सब के सब क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। आपको पूछा जाएगा कि भाई आपके इसमें से कौन कौन से, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, तो इनमें से आप सबका नाम चाहे तो सबका नाम लिख लें, या तीन या चार का भी नाम आप लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम को हमने देख लिया। अब आते हैं हमारा अहम मुद्दों में से एक, वो है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि भाई पेट्रोलियम कैसे बनता है। हमने आपको थोड़ा सा एक फिगर के जरिए से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी, तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, कैसे बनता है। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने पहले आपको वहां पे बता दिया था कि भाई जो पेट्रोलियम जो बनता है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के मरने की वजह से बनता है। जब ये सब जो प्लांट्स, एनिमल्स समुद्र के नीचे बेड पर जब ये मर जाता है तो उनके ऊपर में क्या बहुत सारे जो सेंट्स हैं, है ना, और साथ में जो सिल्ट है या क्ले है, ये सब के चिकनियां मिट्टी जो होती हैं, ये उसके ऊपर क्या होता है, चढ़ जाते हैं। जब बहुत एक वक्त होता है उसके ऊपर में रॉक चढ़ जाते हैं, फिर मिट्टियां आ जाती है, या फिर समुद्र अपनी जगह से डिस्प्लेस दूसरी जगह चला जाता है, या फिर समुद्र ही में ही हम कभी कभी क्या होता है, आज तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फास्ट हो गया है कि हम समुद्र में से क्या पेट्रोलियम निकाल भी लेते हैं, या फिर जब बहुत लाखों करोड़ों साल बाद जब समुद्र अपना जगह डिस्प्लेस करता है तो हमें वहां पर क्या वो जमीनी सूखा हो गया, तो हम वहां से अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसमें से हम लोग क्या पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं। When plants and animals died, जब एनिमल्स और प्लांट मर जाते हैं, their bodies settle at the bottom of the sea,
ये क्या होते हैं, ये समुद्र के जब भी एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो देखिए यहाँ जो एनिमल्स को जो मतलब होगा ना, तो छोटे छोटे बड़े बड़े मतलब हो, एक या दो नहीं होगा, उसमें हजारों लाखों जो एनिमल्स होते हैं ग्रुप बना करके उसके मरने से उसके ऊपर सिल्ट या फिर पत्थर चढ़ जाने की वजह से तब होता है। या फिर जहां पे जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स मैंने एल्गी में, यहाँ पे मोस्टली जो है ना प्लांट्स से एल्गी को लिया गया है, क्योंकि एल्गी जो देखते हैं ना, जब भी ये जो बहुत बड़ा अपना कॉलोनी बना के रहते हैं ना, वहां लगभग 50 से लेकर के 200 या फिर 160 फीट का जो लंबा होता है, ये अपना कॉलोनी बना के रहता है एल्गी। तो इन्हीं के सारे अचानक किसी वजह से मरने से या फिर उसमें मिट्टी तो नहीं, पत्थर और कले चढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स होने के बाद तब ये क्या होता है, पेट्रोलियम के फॉर्म में हमें मिलता है। तो वो मरने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं कहां, समुद्र के बेड पे, राइट। मरने सेटल होने के बाद तब ये पेट्रोलियम का फॉर्म पड़ता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ आगे देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम को अच्छे से देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का, उस पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे क्या करता है, एक के दूसरे ऊपर में क्या होगा, जैसे कि गॉड कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। अब क्या करेगा, जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स डेड होगा उसके ऊपर में क्या होगा, क्ले या फिर सैंड, उसमें एक लेयर बना के क्या होगा, एक तरह से एक पहाड़ की तरफ फॉर्मेशन बन जाएगा। नीचे क्या रहेगा, पहाड़ के नीचे ही वो रहेगा, वहां पे पेट्रोलियम रहेगा। ओ अब क्या होता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लगभग करोड़ों लाखों करोड़ों साल के बाद अब्सेंस ऑफ एयर, जाहिर सी बात है जमीन की उतनी गहराई में ऑक्सीजन कहां से होगा, एयर है वहां बिल्कुल भी नहीं है एयर। एंड हाई टेम्परेचर, जाहिर सी बात है वहां पे गर्मी क्या, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ऊपर में एक तो मिट्टी का पूरा पत्थरों से ढका हुआ है, और साथ में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले में बता दिया था कि जो अर्थ है वो किसमें है, जाहिर सी बात 3 पार्ट में है। वो जो मेंटल वाला पार्ट के लगभग नजदीक में होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। एंड हाई प्रेशर, दबाव, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने फिगर बना के अभी आपको मैंने समझाने की मैंने कोशिश की थी, तो वहां पे क्या होगा, जैसे इसके ऊपर पत्थर का दबाव रहेगा ना, वहां पे क्या होगा, उसको प्रेशर बोलते हैं ना, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब क्या होगा, प्रेशर जैसे हाई रहेगा, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल्स, किसमें चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो पेट्रोलियम और साथ में नेचुरल गैस में ये तब्दील होता चला जाएगा। अब हम लोग यहां से देख लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, है ना। अब हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब होता है एक हिसाब से फिल्टर करना, है ना, किसी चीज में से किसी चीज को निकालना। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। कहता है पेट्रोलियम में से जो अलग अलग तरह का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है, जैसे कि पेट्रोलियम में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो जाता है डीजल है, केरोसिन है और पेट्रोल है। किसमें से हम निकालते हैं, पेट्रोलियम में से, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं या फिर अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम में से, जो उसको निकालते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। अब आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। ऐसा है कि जो ये पेट्रोलियम जो होता है हमारा, वो बहुत तरह का क्या होता है, मिक्सचर्स होते हैं। पेट्रोलियम में बहुत तरह अलग अलग तरह का क्या होते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अलग अलग तरह की चीजें रहती है। जैसे कि पेट्रोलियम हमें कहां से मिलता है, वो सॉरी पेट्रोलियम जो गैस है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, और पेट्रोल भी हमें कहां से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। डीजल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। एंड पैराफिन वैक्स, जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं, है ना, गांव में तो अक्सर लोग बहुत जलाया करते थे। अब भी कभी कभी जब लाइटें शहर में या गांव में चले जाती थे, अभी भी मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। मोस्टली कहां, चर्च में किया जाता है ना। तो ये फिर हमारे घरों में कभी यूज किया जाता है जब लाइटें वगैरह अचानक चले जाए तो। अब हम लोग इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे
वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, सबसे पहले इसका हम इन वर्ड्स का मीनिंग को समझेंगे। आफ्टर दैट हम इनको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो डिस्टिलेशन जो वर्ड है ना अपने आप में एक उलझन टाइप का होता है ना, उलझन जैसा है, उसी को थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल का मीनिंग देखेंगे, फिर डिस्टिलेशन का, आफ्टर दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का किसको उसका फिर हम लोग डेफिनेशन को जानेंगे। ओके, फ्रैक्शनल का मतलब होता क्या है। ऐसा है ना दोस्तों यार, अब जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, अब जब जो वर्ड्स होते हैं ना, जो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप उन सारे वर्ड्स का मीनिंग को बेहतर ढंग से आप जान जाएंगे ना, तो उस चैप्टर को आपका एक स्ट्रॉन्ग कमांड आपका बनेगा। उस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा और समझने में भी आसानी होगी और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब देखिए फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ओनली अ पार्ट ऑफ समथिंग। जब किसी चीज का पार्ट होना है ना, तो इतना समझो, फ्रैक्शनल जो होता है ना, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्ट समझो कि किसी चीज का सिर्फ एक ही तरह का पार्ट होगा, सिर्फ आप इतना समझो है ना। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल जो कहां से निकलता है, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में से जो पेट्रोल निकलता है ना, अपने आप में क्या फ्रैक्शनल है, क्योंकि प्योर है। पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल में सिर्फ आपको पेट्रोल के कंपोनेंट्स मिलेंगे, पेट्रोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे आपको। उसी तरह से हम केरोसिन की हम बात करें, वो सिर्फ केरोसिन के कंपोनेंट्स मिलेंगे उसमें। वो क्या है, एक तरह से फ्रैक्शनल है, क्योंकि केरोसिन में सिर्फ केरोसिन के पार्ट्स मिलेगा। लेकिन हम सबको सब कहां से निकालते हैं, निकालते हैं पेट्रोलियम से, राइट। उसी तरह देखते हैं। अब देख लेते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड अंटिल इट बिकम अ गैस। कोई लिक्विड को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो गैस ना बन जाए। जैसे ही उस लिक्विड को इतना टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे ही ये गैस में तब्दील हो जाता है वो लिक्विड, देखिए हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, देन मेकिंग इट लिक्विड अगेन बाय कूलिंग। फिर से जैसे ही वो लिक्विड गैस बना, तो फिर उसको टेम्परेचर को इतना कम किया जाता है कि इस गैस को फिर किसमें तब्दील कर लिया जाता है बच्चों, वो कर लिया जाता है दोस्तों लिक्विड में। अब तो हमने तो लिक्विड को लेकर के समझा, अब हम लोग इसको किसको, पेट्रोलियम को लेकर के समझते हैं। हमारा भी पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब पेट्रोलियम को जब हीट किया जाता है, इतना देर तक और इतने टेम्परेचर में हीट किया जाता है, जब तक किया जाता है तब तक वो गैस न बन जाए। जैसे ही वो पेट्रोलियम गैस में तब्दील होता है, फिर से उसका टेम्परेचर कम करके उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जैसे ही ठंडा करेगा तो फिर किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लिक्विड में। और वो जो लिक्विड बनेगा वो अलग अलग तरह का लिक्विड बनेगा, डीजल बनेगा, केरोसिन बनेगा, पेट्रोल बनेगा। आ रही बात समझ में, इस तरह की चीजें इसमें बननी शुरू होंगी। अब तो मैंने आपको फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग एक्चुअल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो डेफिनेशन है उसको समझने की प्रयास करते हैं। आप समझ लीजिए क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन रिफाइनरीज एंड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम को रिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि हम पेट्रोलियम से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स निकालेंगे, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। आई की बात समझ में नहीं, पक्का ना, हाँ समझ में आना दोस्त, समझ में आ जाना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब आगे की तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इट सेपरेट, इट का मतलब यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो सेपरेट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स, जब क्या कहते हैं, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उन लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि कि हमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिले या फिर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिले। किसका, जाहिर सी बात आपका तो नहीं मिलेगा ना, पेट्रोलियम का मिलेगा, है ना। एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग तरह का जो भी पेट्रोलियम में से प्रोडक्ट्स निकलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होगा, जैसे कि हम आपको यहां समझाने की कोशिश करेंगे।
आई ना बात समझ में? बिल्कुल आ ही जानी चाहिए यार। अब देखिए ये थोड़ा सा ना एक बिटुमेन है, बिटुमेन थोड़ा समझ लेते ये है क्या। हालांकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे पॉइंट्स बना के मैंने लिखा है। बिटुमेन होता क्या है? बिटुमेन इज ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। तो बिटुमेन जो हमें ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है, वो किससे मिलता है? इसी अब रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग करने के दौरान ही हमें बिटुमेन नामक क्या मिलता है? चीजें मिलती हैं, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक पार्ट है, उसी के जरिए से बिटुमेन मिलता है। अब मैंने क्या बोला कि जब हम लोग अलग अलग, जब पेट्रोलियम को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स में या फिर अलग अलग टेम्परेचर में जब पेट्रोलियम को हीट करेंगे तो हमें अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स मिलेगा, और अलग अलग तरह का जो भी कंपोनेंट्स हमें पेट्रोलियम का मिलता है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? डिफरेंट होता है। जरा हम समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। पहले है रिफाइनरी गैस। रिफाइनरी गैस को जब हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में जब हीट करते हैं, ऐसा होता है ना कि फैक्ट्री में जब भी क्या रहता है, एक कंटेनर रहता है ना। देखो यार, मैंने पहली बोला था मेरी ड्राइंग में बड़ा बेकार का रहता है। एक तरह का ना यहाँ पे कंटेनर रहता है, एक तरह से क्या रहते हैं, यहाँ पे रहता है, बहुत सारे पाइपें बनी होती हैं, अलग अलग तरह के पाइपें। इतना समझ लो आप, ये सारे क्या पाइप्स है ना, ये पाइप्स में क्या गुजरते हैं? सारे के सारे पेट्रोलियम निकलते हैं। यहाँ पे किसको डाला? पेट्रोलियम को डाल देता है, पेट्रोलियम को डालते हैं। पेट्रोलियम देने के बाद यहीं पे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद किसमें? गैस में चेंज होगा, तो गैस ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद अलग अलग जो कंपोनेंट्स बनेगा पेट्रोलियम का, उसका टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। उसी तरह देखते हैं, जैसे ही पेट्रोलियम को किसका 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? रिफाइनरी गैस मिल जाता है। इन्हीं पेट्रोलियम को जब 70 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। फिर आगे, फिर इन्हीं पेट्रोलियम को जब हीट किया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस में, तब हमें क्या मिलता है? केरोसिन मिलता है। आफ्टर दैट जब इसको 170 डिग्री सेल्सियस में जब किसको पेट्रोलियम को हीट किया जाएगा, देन कूल रिफाइनरी गैस को लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे जब पेट्रोलियम को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद जब पेट्रोलियम को 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है, फिर गैस के फॉर्म में बनता है, फिर उसको कूल करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो रिफाइनरी है। फिर जब पेट्रोलियम को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में, फिर उसको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है लिक्विड का फॉर्म में, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले नेफ्था की, राइट, ये जो नेफ्था है, जब पेट्रोलियम को कितना 120 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोलियम को जब हीट किया जाता है रिफाइनरीज में, इन सब रिफाइनरीज में, तो उस वक्त फिर इसको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा है? नेफ्था है। उसके बाद हम केरोसिन की बात करते हैं। ये पेट्रोलियम को जो हीट किया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस में, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस में जब इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद फिर कूल किया जाता है। कूल करने के बाद फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जो हमें लिक्विड मिलता है उसे हम केरोसिन कहते हैं। उसके बाद हम डीजल की बात करते हैं। फिर उसी हिसाब से जिसको पेट्रोलियम को हीट किया जाता है कितना 270 डिग्री सेल्सियस के बाद, जब उसे फिर से कूल किया जाता है, तो हमें कूल करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम डीजल कहते हैं। फिर अगर हम बात कर लें, फिर से किसको पेट्रोलियम को हीट किया जाता है लगभग 344 डिग्री सेल्सियस में, उसे फिर कूल करते हैं, गैस के फॉर्म में होता है, फिर से कूल करके लिक्विड का फॉर्म में बनाते हैं, जिसे हम बिटुमेन बोलते हैं। यही बिटुमेन जो कि रोड को बहुत अच्छा फिनिशिंग में काम किया जाता है, उसको फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और भी कई जगह इसका इस्तेमाल है। अब हम लोग यहां से आगे के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्लियर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन करके कौन कौन से उससे प्रोडक्ट्स मिलता है, अभी हमने अच्छे से देखने की हमने कोशिश भी किया और हम अच्छे से समझे भी। जैसे कि पेट्रोलियम को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करने के बाद वो गैसियस फॉर्म में होता, फिर उस गैसियस फॉर्म को क्या करता, ठंडा करता, उसका टेम्परेचर को
कम करके कूल करता, कूल करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता उसको हम लोग क्या बोलते थे, पेट्रोल बोलते थे। उसी तरीका से अलग अलग टेम्परेचर पर जब पेट्रोलियम को हीट किया जाता था, फिर उसको गैस के फॉर्म में फिर इसको कूल किया जाता था, जो लिक्विड्स के फॉर्म में आता था वो अलग अलग तरह का हमें एक हिसाब से प्रोडक्ट्स मिलता था। अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ करेंगे। थर्ड में था कौन सा, पेट्रोलियम। अब हम लोग यहाँ से फोर्थ को आगे देखेंगे। फोर्थ है वो है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है उसको समझते हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक हिसाब से सब्सटेंस है और ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलता है। इन सब से ही दोनों से मिलकर के क्या हमें पेट्रोकेमिकल्स मिलता है। अब हम लोग अब क्या होगा कि व्हाट इज पेट्रोकेमिकल, तो आपको क्या होगा ये यहाँ पर समझ में आ गई। यही इसका डेफिनेशन के हिसाब से कि भाई पेट्रोकेमिकल क्या है। पेट्रोकेमिकल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस है जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलता है। अब हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स का मतलब वॉशिंग पाउडर, निरमा, आपने सुना होगा ना, एरियल है, निरमा है, तो वही डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है। और साथ में उसके बाद फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, इन तरह के जो एक फाइबर्स होते हैं जो कि ये सब के सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। सो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे क्या है, पॉलीथीन और अदर मैनमेड प्लास्टिक्स जितने भी होते हैं वहां पे किसका, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सो मैंने समझाने की कोशिश किया कि व्हाट इज पेट्रोकेमिकल, ये वाला डेफिनेशन होगा। उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके यूजेस कहां पे होते हैं, क्या चीज बनाने के लिए यूज होता है, कौन सा इंडस्ट्री में यूज होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये कहां कहां पे होता है। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज करता है प्लास्टिक की चीजों को बनाने के लिए, और भी चीजों को मैंने बता दिया कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग ये फोर्थ है। नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट। यस, दिस इज द फिफ्थ पार्ट। अब हम लोग यहां से जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ लो आप पार्ट। क्या समझना आपको, पार्ट्स समझना है ना, पार्ट्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, क्या क्या पार्ट्स मिलता है, उनको समझेंगे और उनका असल जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कहां इसका यूज है, उसको भी हम लोग यहां से बेहतर ढंग से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं, पहला देखेंगे, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है हमारा क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। यस, एलपीजी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज कहां होता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल फॉर होम, कहां पे, एलपीजी है ना, सिलिंड्रिकल जो हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर में है पेट्रोल। आप जानते हैं डीजल और पेट्रोल जो कि कहां, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल जो इस्तेमाल किया जाता है वो है मोटर फ्यूल्स। मोटर्स का मतलब होता है फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ऑटोज, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, क्या होता है, इसको कहीं कहीं पेट्रोल को ना ड्राई करने, क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर फेविक्विक या कोल अगर कहीं आप चिपक जाता है किसी मेटल चीज पे, लोहे पे चिपक जाता है, जैसे कि अगर मैं मान लो तो लोहे का गेट है, अक्सर हम कहा होते हैं जो कि फोर व्हीलर्स के बॉडी पार्ट्स होता है या फिर गाड़ियों के जो बॉडी पार्ट्स होता है, वहां पे अगर कुछ चीज चिपक जाए, फेविकॉल या फेविक्विक, गम टाइप का अगर कुछ भी चिपक जाए तो हम पेट्रोल से क्या करते हैं, अगर अच्छे से स्क्रेच किया जाए तो आसानी से क्या हो जाता है, छूट जाता है। सो कहां पे, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सूखे हुए चीजों को क्या क्लीनिंग करने के लिए भी काम आता है पेट्रोल का। तीसरी चीज है वो है केरोसिन। केरोसिन जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूल फॉर स्टोव्स। अब तो लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे, तो पहले कहां घरों पे जो गांव थे, शहर में भी स्टोव में यूज किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं किया जाता है केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल। और साथ में लैंप्स, हम लोग जब छोटा हुआ करते थे हमारे गांव में, तो जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो लैंप्स होते हैं वहां पे केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, अब भी कहीं कहीं अभी भी किया जाता है। एंड फॉर द
जेट एयरक्राफ्ट में भी कहा केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जेट एयरक्राफ्ट में जो होता है वहां पे एज अ फ्यूल के तौर पे नहीं होता, किसी और चीज की जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इस चीज को ध्यान में रखना आपको। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अब फोर्थ नंबर, दैट इज डीजल। डीजल भी कहा गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये कहा फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जैसे ट्रक, बस है ना, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जाता है इंजन को चलाने के लिए। अब आजकल तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेनें आ गई हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहां से डीजल इंजन होता है ट्रेन का। और साथ में इलेक्ट्रिक जनरेशन या फिर इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर मशीन्स, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पर। उसके बाद फिफ्थ नंबर है, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं मान लेता हूं ये मेरे दोनों हाथ है ना, जब मैं आपस में जब स्क्रब करूंगा, घिसूंगा तो क्या होगा, एक वक्त ऐसे पता चलेंगे जब ये क्या हो जाएगा, गर्म बहुत ज्यादा होने लगेगा और साथ में ये जल्दी क्या एक दूसरे से जल्दी स्लिप नहीं करेगा। अगर मैं दोनों हाथों में अगर मैं सरसों का तेल लगा लूं, है ना, मस्टर्ड ऑयल लगा लूं, तो जब मैं आपस में करूंगा ना, हीट तो होगा लेकिन वो जल्दी होगा, क्योंकि जो आपस का जो फ्रिक्शन है वो कम कर देता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि दो चीजों का बीच का फ्रिक्शन या फिर उसको क्या स्मूथ कर दे, ताकि कि एक दूसरे का जब भी घर्षण हो, फ्रिक्शन हो, जब रगड़पन क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, स्मूथली क्या हो जाए, स्क्रब करने लगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बोलते हैं। अब बड़े बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया। जैसे कि सरसों का तेल क्या किया, लुब्रिकेटिंग का ऑयल का काम किया। क्यों, दो चीजों के बीच में, एक वाला हथेली, दूसरे वाली ये हथेली, इन दोनों हथेली के बीच में जो हमने सरसों का तेल रखा ना, ताकि कि जल्दी आसानी से क्या हो जाए, स्क्रब हो जाए, ये आसानी से हाथे फिसलने लगे, वो जो सरसों का तेल है वो कैसा काम करता है, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं 6 नंबर पे, यस 6 नंबर पे ये क्या, पैराफिन वैक्स, जिसे हम लोग कहते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वेस्लिन के, जो वही वेस्लिन जो कि हम ठंडियों में लगाते हैं लिप्स पे और भी बॉडी पार्ट्स पे, तो वही वेस्लिन और साथ में कैंडल्स और साथ में ऑइंटमेंट्स में भी इसका कहा पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब है 7वां नंबर, वो है बिटुमेन। बिटुमेन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेंट्स में किया जाता है, ताकि पेंट ज्यादा हो। रोड सरफेसिंग का मतलब हो जाता है रोड को बहुत अच्छे से स्मूथ करने के लिए और मजबूत करने के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले कि जो 340 डिग्री सेल्सियस पे जब पेट्रोकेमिकल्स को, पेट्रोकेमिकल नहीं बल्कि पेट्रोलियम को जब हीट किया जाता है 340 डिग्री सेल्सियस में, सबसे ज्यादा इसको हीट करने के बाद फिर गैस में बनाते हैं, फिर गैस में किसमें लिक्विड में चेंज करते हैं, उन्हीं को बिटुमेन बोलते हैं। ये बहुत ही मजबूत चीज होता है, जब रोड्स में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो रोड जल्दी खराब नहीं होती है। अब आगे देख लेते हैं, वो है 8वां नंबर, वो है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स फॉर शिप्स, जो जहाज चलते हैं ना, शिप्स, पानी जहाज, उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर सो पावर स्टेशन पे इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ये वेस्लिन बनाने का भी काम आता है। कौन सा, फ्यूल ऑयल्स को लगाते हैं। इसलिए देखते हैं ना कि आप जब उसको ज्यादा हाथ में स्क्रब करो तो ऑयली ऑयली हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसमें क्या फ्यूल ऑयल मिक्स रहता है वेस्लिन में, जो हम लोग ठंडियों में आपस बॉडी में लगाते हैं। 9th में नंबर वो है नफाथा। क्या है, नाफ्ता। नाफ्ता क्या है, यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है नाफ्ता का। अब हम लोग आगे का पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, नेचुरल गैस को देख लेते हैं। अभी हमने चौथा पॉइंट्स को अच्छे से हमने समझने की कोशिश की। अब हम लोग यहाँ से 5वां नंबर को शुरू करते हैं, वो है नेचुरल गैस। यस, नेचुरल गैस क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि नेचुरल गैस ऐसा गैस जो कि हमें प्राकृतिक रूप से, हमें नेचर से मिलता होगा। ऐसे गैसेस जो कि हमें प्राकृतिक रूप से, जो कि हमें ईश्वर के द्वारा मिलता होगा। ईश्वर के द्वारा मिलने की यहाँ पे मतलब है कि ऐसा गैस जो कि इंसानों ने नहीं बनाया, जो कि हमें कहा नेचर में मिलता है, जो कि हमें कहा मिट्टी के नीचे, जो कि हमें पेट्रोलियम के साथ मिलता है, उन्हीं को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस का थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, नेचुरल गैस के साथ में मैंने लिखा है मीथेन। यस, ये मीथेन है। मीथेन क्या है, जो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का
कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर पार्ट है वो है मीथेन। मीथेन सबसे ज्यादा किसमें, नेचुरल गैस में पाया जाता है, या फिर नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से या फिर किसी चीज से बना हुआ है वो कौन सा है, मीथेन है। आप याद रखिएगा इनको। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो असल में नेचुरल गैस होता क्या है। देखिए, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस है वो बिल्कुल कई सारे गैसेस का मिक्सचर है, राइट। बहुत सारे जो गैसेस का जो मिक्सचर है, इसमें जो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा अगर कोई गैसेस हैं वो है हाइड्रोकार्बन गैसेस, है ना। हाइड्रोकार्बन गैसेस है। ऐसे जो मीथेन जो है वो कलरलेस होता है ना। ये कैसा है, ये कलरलेस गैस होता है मीथेन। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसा कि इसका जो केमिकल नेम है मीथेन का वो होता है CH4। इसी CH4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं साथियों, इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन। अगर आप देख लें मीथेन में एक C है ना, C फॉर कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में कितना नंबर जुड़ा हुआ, 4 है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 है, हाइड्रोजन का, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या, नहीं। देखो, कार्बन का मॉलिक्यूल 1 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है साथियों, जल्दी बताओ, 4 से पकड़े, ये कितना है, 4 है। इसका मतलब मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4। और नेचुरल गैस में अगर कोई गैसेस अगर सबसे ज्यादा है, ऐसे गैसेस हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स ज्यादा हो। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जैसे CH4, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, लेकिन आपको मोस्टली इसी को याद रखना है। अब हम लोग नेचुरल गैस के कुछ और पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। वो है, इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम डिपोजिटेड डीप बीनीथ द अर्थ। यही कह रहा है यहाँ पे, ये जो नेचुरल गैस है बच्चों, ये भी कहा, पेट्रोलियम में से निकलता है। जैसे कि मैंने बता दिया था कि जहां पर से पेट्रोलियम हमें मिलता है, पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर वाले लेयर में क्या होता है, हमें गैसेस मिलती है। क्योंकि गैसेस जो वो लाइटर होते हैं, मतलब हल्के होते हैं एज कंपेयर टू जो कि पेट्रोलियम में से हमें ऑयल मिलता है। अभी आपने देख लिया, तो वही टॉप वाले में क्या मिलता था साथियों, हमें वहां मिलता था गैसेस। वही ये कह रहा है कि जो CNG जो हम निकालते हैं वो किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो किया जाता है पेट्रोलियम में से। आई ना बस समझ में। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, वो है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको किसमें हम लोग हाई प्रेशर में कंटेन कर लेते हैं। जैसे कि हाई प्रेशर का मतलब होता है कि बहुत सारे गैसेस है, जब उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, जब उसको दबाया जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा और साथ में एड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को इतना ज्यादा हाई प्रेशर डाल के इतना कंप्रेस कर देता है। इतना कंप्रेस का मतलब दबाना है ना। नेचुरल गैस को इतना ज्यादा दबाया जाता है कि उसी को हम लोग कहा, सिलेंडर में जो घर पे LPG यूज करते हैं उनका हम देखते हैं ना कि आप बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो कंप्रेस करके एक सिलेंडर में रख लिया जाता है। जब हम लोग सिलेंडर को नॉर्मली जो आपके घरों में होता है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चीज को फील करना कि आप जब भी इसको हिलाना तो आपको ऐसा हिलेगा जैसे कि उसके अंदर में कोई लिक्विड चीज हो, बट एक्चुअल में वो लिक्विड नहीं है, वो दरअसल में वो गैसेस हैं। जैसे कि अगर आप जलाते होंगे गैस स्टोव, तो गैस सिलेंडर जब भी आप चूल्हे को ओपन करते हैं तो आपको गैसेस इसमें से स्मेल आएगी और ना कि वहां से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा साथियों, वहां से निकलेगा, हमेशा गैस निकलती है। और वो गैस को इतना ज्यादा कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसीलिए जब हम सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें क्या हिलने जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे वहां पे कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है, बट एक्चुअल में वो क्या है, गैस है। वो कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस होने की वजह से वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। बट लेकिन वो जब भी सिलेंडर में से निकलेगा वो गैस के फॉर्म में ही निकलेगा। ओके, जब बहुत सारे जब नेचुरल गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके एक सिलेंडर पे रखा जाता है या फिर किसी टैंक पे रखा जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली CNG बोलते हैं। अब हम लोग तो नेचुरल गैस को अच्छे से और बेहतर ढंग से हमने समझने की कोशिश की। अब हम लोग जी इसका क्या यूजेस को समझेंगे, इस्तेमाल को समझेंगे कि ये हमारे असल जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल होने वाले हैं, कहां कहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CNG इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन।
कहां करते हैं, पावर को जनरेट करने के लिए भी सीएनजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में एज फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो कि ट्रक है, बाइक है, तो ऐसे, सॉरी मैंने बाइक बोला कि नहीं, ट्रक है, फोर व्हीलर है, माफ कीजिएगा, थोड़ा रात का लगभग 3 से 4 बज रहा होगा रात, आई थिंक, इसलिए थोड़ी सी ना ये हो गया। किसमें, कहाँ थे हम यार, हाँ बिल्कुल हम यहीं पे थे। कहाँ पे, व्हीकल्स में यूज करते हैं, जैसे ट्रक है, फोर व्हीलर है और बसेस हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, याद रखिएगा, हेवी व्हीकल्स में किसका, सीएनजी का टैंक लगा करके इस्तेमाल किया जाता है। और आगे देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। जो दूसरा जो इस्तेमाल है, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। ये कैसा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल होने का मतलब ये है कि और सब फॉसिल फ्यूल और सब एनर्जी के एनर्जी मतलब फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल से, पेट्रोलियम से, डीजल से, केरोसिन से, पेट्रोल से, इन सब से, इन सारे फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद बहुत सारे क्या पॉल्यूशंस पैदा होते हैं। लेकिन ये ऐसा नेचुरल गैस है या फिर एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है सीएनजी जो कि बहुत कम लेस क्या है, पॉल्यूशन रिलीज करता है ये। सो एक तरह से ये क्या है, क्लीनर फ्यूल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, क्योंकि ये कम प्रदूषण या फिर कम पॉल्यूशन पैदा करता है या फिर रिलीज करता है आफ्टर बर्निंग। कौन, सीएनजी। आगे जी, अब आगे देख लेते हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और नेचुरल गैस को कई जगह और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े कहा इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। स्पेशली फर्टिलाइजर्स में यूरिया, क्या ये है यूरिया। यही यूरिया जो कि किसान भाई कहाँ अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या खेती ज्यादा होती है, फसल ज्यादा उगते हैं, यही यूरिया। सो सीएनजी का जो इस्तेमाल है कई सारे मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स में मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, जैसे कि यूरिया। नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नेचुरल गैस कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, उसको अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सीएनजी हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, राजस्थान, महाराष्ट्र, और साथ में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के पास जो है, गोदावरी नदी के जो डेल्टा है वहां पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सीएनजी गैस पाया जाता है। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि डीजल और पेट्रोल और केरोसिन ऑयल, जितनी हम इंडियंस की हमारी जितनी जरूरत है उतना ज्यादा हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो हम लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स हम कहा बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, हम वहां से लाते हैं, तब हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। उसी तरीका से ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में जो पेट्रोल, डीजल या फिर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, हमारे देश में भी पेट्रोलियम पाया जाता है, लेकिन कम अमाउंट में पाया जाता है, जितनी हमारी जरूरत है उससे कम पाया जाता है, इसीलिए हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीका से सीएनजी भी हमारे मुल्क में पाया जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें हैं जो कि मतलब कुछ और सीएनजी गैसेस होती हैं जो कि हम कहां से, बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास भी है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां से छठा नंबर, 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स को हम क्यों बचाएं, कैसे बचाएं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, ये पेट्रोलियम, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड में है। ये किसमें है साथियों, ये है लिमिटेड में। सो फॉसिल फ्यूल में मोस्टली जो हमारा लेना देना है वह कोल और पेट्रोलियम से है और थोड़ा सा फॉरेस्ट से है, लेकिन इस चैप्टर में जो मोस्टली हमारा मेन बेस है वो किसका है, कोल और पेट्रोलियम में है। क्योंकि ये किसमें है, लिमिटेड में, इसलिए हमें इसको बचाना जरूरी है।
दूसरा पॉइंट पे अब हम क्या देख सकते हैं, इट शुड बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। और सेकेंड पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि इसलिए हमें बचाना है क्योंकि हम इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, क्योंकि आने वाला 100 ऑफ ईयर्स, आपने सही सुना, 100 ऑफ ईयर्स, हो सकता है कि 800 साल या फिर 1000 ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या खत्म हो सकता है अगर हम इसको ज्यादा एक्सेस यूज करते रहें। तो अगर हम 1000 या साल के बाद, मैं मान लेता हूं, एक बेसमान में मान लेता हूं कि हाँ हो सकता है कि 1000 साल के बाद ये खत्म हो, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड में है, इनको बचा के रखते हैं ताकि कि हम क्या करें, आने वाला जो जनरेशन है वो इसका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए जो हमारे फॉसिल फ्यूल को कम यूज करने के लिए कई सारी अलग अलग तरीका टेक्नोलॉजी हमारे पास आज के टाइम पे है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, सोलर एनर्जी से है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कि फॉसिल फ्यूल को हम कम इस्तेमाल करें। क्योंकि और दूसरा भी वजह है, इसलिए हमें बचाना चाहिए क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है इसके इस्तेमाल होने से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के बाद कई सारे जहरीले गैस हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिसके वजह से कई सारी खतरा या फिर डेंजरस जो हमारे सोसाइटी के लिए हमें आज के भी टाइम में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। आ रही बात समझ में? उम्मीद है आप मुझे कि आप यहां से बिल्कुल इसको समझ लिए। अगर आप एग्जाम्स में अगर यही 2 पॉइंट्स को लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, वो है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई वर्ड्स होता है उसका मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उस वर्ड का मीनिंग जानेंगे तो आपको इसी के बारे में जब भी आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब देख लेते हैं ग्लोबल। ग्लोब का मतलब होता है दुनिया। ग्लोबल का मतलब क्या है? यह तो वर्ल्ड, पूरा अर्थ, हमारी जो पूरी जमीन है ना, पूरी पृथ्वी, इन्हीं को हम लोग ग्लोबल बोलते हैं। और वार्मिंग का मतलब जरा आप सोचने की कोशिश करें, ING को अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्मी, गर्म। तो वार्मिंग का मतलब हो जाए यहाँ पे है कि भाई स्लो प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो ना, गर्मी का बढ़ना। सो पूरे अर्थ में किस हिसाब से धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती हैं, इसके पीछे के रीजन क्या है, हमारी धरती पर गर्मियां होने की वजह क्या है, और हमारे पृथ्वी में अगर जो धीरे धीरे जो गर्मियां बढ़ती हैं तो इनका फिर इफेक्ट, इनका असर हमें किस रूप में देखने को मिलता है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द स्लो इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, इनका टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ता है, धीरे धीरे इनका जो टेम्परेचर बढ़ता है हमारी पृथ्वी की, किसके, इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सर्टेन गैसेस इन इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के जो गैसेस हैं जिनके वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे। आप बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की गैसेस कहां से आई? हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की जो गैसेस आई हैं वो है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग। फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद जो गैसेस निकलते हैं वही हमारा एटमॉस्फेयर में रह जाता है। आप आसपास में देखें, डीजल से, पेट्रोल से चलने वाली हजारों लाखों करोड़ों व्हीकल्स पूरी दुनिया में चलती हैं, तो उनसे क्या होता है? CO2, कई अलग अलग तरह के जहरीले गैसेस निकलते हैं हमारे गाड़ियों से, जो कि का हमारे एटमॉस्फेयर में वो रह जाता है, वो भाग नहीं पाता है कहीं, जिनके वजह से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की गर्माहट क्या बढ़ती जाती है, उन्हीं को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मैंने अभी बोला ना, तो फॉसिल फ्यूल का जलने के बाद जो रिलीजेस वेरियस गैसेस, फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद अलग अलग तरह के बहुत सारे गैसेस क्या रिलीज करती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO बोलते हैं। CO क्या है? ये मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो केमिकल नेम है वो है SO2। और नेक्स्ट में अगर हम देख लें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द एटमॉस्फेयर, यही हमारे जो इसी तरह के जो 4 गैसेस हैं, कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यही 4 तरह का गैसेस है जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद रिलीज होता है। और यही चारों गैस क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक चादर की तरह, एक क्लाउड्स की तरह बना हुआ रहता है, जिनके वजह से अभी मैं बताऊंगा कि ये जो गैसेस हैं किस हिसाब से ये चादरें, एक तरह का परत, एक तरह का लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में बना देता है, जिसके वजह से हमारे अर्थ का गर्मी कैसे होती, थोड़ा सा अभी हम आगे में देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट। जो सन से जो हीट है आने वाली, इनको क्या कहते हैं, ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा समझिए, ऐसा ये हमारा क्या है, इसको मेरा हाथ इस वाले को अर्थ समझिए, राइट। और ये जो है सूरज है, जब सूरज की रोशनी दिन के टाइम में का हमारे पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाती है, हमारे पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाता है गर्मियों के दिनों में, दिन के टाइम में। जैसे अगर आप गर्मियों के टाइम में अगर दोपहर को निकलो तो कितनी तेज हीट होती है, गर्मियां होती हैं, इसका पीछे के रीजन है सूरज की रोशनी के यहां से पड़ने की वजह से। जब यही सूरज जब शाम को ढल जाता है तो यहाँ पे हमारे क्या फिर रात का टाइम आता है। जैसे कि ये चीज क्या है, दिन भर में क्या गर्मियों को ऑब्जर्व किया हमारी पृथ्वी, तो रात में क्या होंगी, जब अब बाहर का जो आसपास का जो है अर्थ से बाहर क्या हो जाएगा, ठंडी होने लगेगा, सूरज की रोशनी नहीं है, तो ये धीरे धीरे पृथ्वी क्या करेगी, अपना जो हीट जो दिन में ऑब्जर्व किया था ये रिलीज करना शुरू कर देगी। जब ये रिलीज करना शुरू कर देगी, तो जब ये रिलीज शुरू करेगी तो ये क्या होगा, हीट हमारा स्पेस की तरफ भागना शुरू करेगा। स्पेस की तरफ जो भागना शुरू करेगा तो ये गैसेस हैं, जितने भी चारों तरह के जो गैसेस मैंने बोला कि एक तरह से लेयर, एक तरह से पतली सी चादर बना हुआ रह जाता है, जिसके वजह से पृथ्वी जो दिन के टाइम में जो सूरज की रोशनी की वजह से गर्माहट को ऑब्जर्व किया, रात के टाइम में जो वो रिलीज करेगी, वो चादरों से जो इतने सारे गैसेस का जो क्लाउड बन जाता है, उसकी वजह से अर्थ का हीट बाहर नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वो हीट क्या करता है, उन गैसेस और अर्थ के बीच में क्या होता है, फंस के रह जाता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी में गर्मियां बढ़ने लगती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अर्थ दिन के टाइम में जो सूरज की हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, वही रात के टाइम में अर्थ जो ठंडा होने लगता है, ठंडा तब होगा जब इसके अंदर की गर्माहट बाहर की तरफ निकलेगी। जब पृथ्वी के जो दिन के टाइम में हीट लेती हैं, जब वो रिलीज करती हैं, तो रिलीज होने के टाइम में जो बहुत सारे गैसेस का जो क्लाउड बन जाता है, वो हीट को बाहर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से हीट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस कर रह जाता है हमारे एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर और साथ में पृथ्वी के बीच में, जिसकी वजह से गर्माहट रहती है। आगे बात समझ में, यही मैंने आपको समझाने के मैंने कहा कि यही गर्माहट की वजह से क्या होती है, हमारी दुनिया की या फिर पृथ्वी की टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे कई सारे खतरे भी होते हैं, लेकिन हम उस सारे डेंजरस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस। अब हम लोग थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं उसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने दोस्तों देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब हम 2-3 लाइंस और है, उनको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेंगे। देखो यार, आपको अगर ये वीडियो वाकई अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, या फिर आपको रियली आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि हम कैसे और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस को ला सके। और जिस भी आप चैप्टर के बारे में बोले, हम उसमें भी लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वाकई आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज आप इनको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि कि एक जो सही इंफॉर्मेटिव, एक सटीक जो जानकारी होती है, तो उनको भी शेयर करना एक पुण्य का काम है। वाकई लगता है आपको अच्छा है, तब आप इसको शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें। अब हम आगे देख लेते हैं। इन इंडिया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, कुल मिलाकर के PCRA, ये क्या है, PCRA है। आर या पीसी का पी का मतलब होता है पेट्रोलियम, सी से का मतलब होता है कंजर्वेशन, बचाना, पेट्रोलियम को बचाना, एंड रिसर्च एसोसिएशन, इसका मतलब ऐसे एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसी एक संस्थाएं हैं जो कि पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व किया जा सके उनके बारे में हमें बताता है। अकॉर्डिंग टू PCRA, PCRA के
जो हमें एडवाइस करना चाहता है, हमें वो एडवाइस करना ये चाहता है कि भाई आप जब भी, अब ये करना चाहता है कि भाई हम कैसे पेट्रोल और डीजल को वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त या फिर ड्राइविंग करने के टाइम में हम किस हिसाब से डीजल या पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। इनने कुछ टिप्स को बताया है। कौन? पीसीआरए ने। पहला दिया है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। आप गाड़ियों को हमेशा कांस्टेंट और मॉडरेट का मतलब होता है एक समान स्पीड में आप गाड़ी चलाएं, ताकि कि अब अगर बहुत कम चलाते हैं तो भी आपका फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा, है ना, फ्यूल ज्यादा आपका वेस्ट होगा। या फिर अब गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज चलाएंगे तो उससे क्या होता है कि गाड़ी का फुल एक्सीलेटर दबा रहता है। जितना ज्यादा एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी की उतनी आवाज होगी, मतलब उतना ही ज्यादा फ्यूल बर्न होगा। इसीलिए गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल एक तरह से क्या मॉडरेट होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट स्पीड में होनी चाहिए, ताकि आपका फ्यूल बच सके। दूसरा एडवाइस जो है पीसीआरए ने दिया है, वो दूसरी जो इसकी ज्ञान कह सकते हैं या फिर इनकी जो दूसरी टिप है दोस्तों, वो है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब भी आप किसी रेड लाइट पे अगर आप गाड़ी खड़ी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही रेड लाइट आते हैं सारे के सारे लोग क्या, तो मैक्सिमम लोग गाड़ी को चलाते हुए छोड़ देते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आपने लाइट मतलब गाड़ी को स्विच ऑफ कर ले, मतलब ऑफ कर ले कुछ देर के लिए, ताकि कि बहुत सारी, देखिए आपका एक आदमी से अकेले से करने से नहीं होगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लगभग करोड़ों लोग हैं जो कि गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। वो सबके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप सब कर ले तो हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, फ्यूल को बचा सकते हैं। और तीसरी जो है वो है करेक्ट टायर प्रेशर। जो गाड़ियों में हवा डाला जाता है ना, उनका भी ख्याल रखें अच्छे से, क्योंकि अगर ज्यादा दे दे तो भी दिक्कत है, अगर हम लोग कम अगर टायर में हवा दें तो भी दिक्कत है। कि अगर गाड़ियों में कम हवा हो तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, गाड़ी हमारी तेज नहीं भाग पाएगी। जिनके अगर गाड़ी हमारी भाग नहीं पाएगी तो आप क्या करोगे, बार बार एक्सीलेटर को लोगे। बाइक चलाते हो तो उसका क्या करोगे, बाइक का कान को घुमाना शुरू कर दोगे, मतलब एक्सीलेटर लोगे। अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो आप क्या करेंगे, पैरों से उसको एक्सीलेटर को ज्यादा से ज्यादा दबाए, ताकि कि आपकी गाड़ी तेज स्पीड में जाए। इसीलिए टायर का प्रेशर भी चेक करना चाहिए, है ना। कम रहेगा तो गाड़ी भागेगी नहीं भागेगी तो आप क्या करोगे, दबाना शुरू करोगे आप एक्सीलेटर को। ओके, ऐसे तो आप मेरे ख्याल से आप लोग चलाते नहीं होंगे, चलाना भी नहीं चाहिए आपको इस वक्त फोर व्हीलर, लेकिन इंडिया है चल जाता है ना। ओके, लेकिन नहीं चलाना चाहिए, मैं मजाक में कर रहा हूं। ओके जी, फोर्थ है वो है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आप क्या करें, व्हीकल जो हमारे पास गाड़ियां जो होती हैं उसको प्रॉपर ढंग से क्या करें, मेंटेनेंस करें, ताकि कि गाड़ी ज्यादा धुआं ना दे, किसी तरीके और खराबी ना हो, जिसके वजह से आपका फ्यूल बेकार हो। फ्यूल बेकार होने के साथ साथ ये हमारे पर्यावरण को खतरा पहुंचा सके। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इस वीडियो को द एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं साथ में कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।